Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. आज Biology with Shucheta में आप लोगों के लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 3 मियोसिस लाई गई है। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मियोसिस जो कि एक रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन का कॉम्बिनेशन होते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी देने वाली हूँ। अगर YouTube में आप सभी बायोलॉजी विद सुचेता चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पे आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। जो भी वीडियोस क्या होंगे, ये सारे वीडियोस बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में होंगे, एक बंगाली में और दूसरा हिंदी वर्जन में। जो भी उसका थंबनेल के ऊपर मेंशन किया गया होगा, जैसे कि इधर सेल साइकिल का पार्ट 1 दिया गया है, वो हिंदी वर्जन में है, उसके आगे ही बंगाली वर्जन में दी गई है, उससे पहले न्यूक्लियोसोम मॉडल है, उसके बाद में माइटोसिस का बंगाली एंड माइटोसिस का हिंदी वर्जन दी गई है। और यहाँ पे अगर प्लेलिस्ट को आप लोग सर्च करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, जहाँ पे पूरा मेंशन है कि कौन से वीडियो हिंदी लैंग्वेजेस में है और कौन कौन से वीडियो बंगाली लैंग्वेजेस में है। अगर आप में से कोई चाहते हैं हिंदी में पढ़ने के लिए तो ये हिंदी प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, जैसे कि सेल साइकिल सेल डिवीजन का हिंदी वर्जन अवेलेबल है, सेल बायोलॉजी का हिंदी अवेलेबल है। अगर किसी को बंगाली वर्जन में पढ़ना है तो वो भी इसको सर्च कर सकते हैं, उसका ब्रैकेट में बंगाली लिखी गई होगी। अगर आप लोग बायोलॉजी विद सुचेता चैनल को डेली विजिट कर रहे हो और हर एक वीडियो को अच्छे से देख रहे हो और आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर हो रही हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरे चैनल का इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से शेयर कीजिए। वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं आप लोगों की ये वीडियो। अभी हम लोग पार्ट 1 का थोड़ा रिकैप देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद है आज का टॉपिक है मियोसिस का, जो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 3 है। तो होप कि आप लोग अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कि माइटोसिस के ऊपर था वो आप लोग देख चुके हैं। अगर कोई नहीं देखे हैं अभी तक पार्ट 1 इंटरफेस एंड पार्ट 2 माइटोसिस, तो प्लीज जाइए और चैनल को विजिट करके ये दोनों कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो दोनों कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए समझाई गई है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ पार्ट 1 का रिकैप, जो किससे स्टार्ट होते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आप लोगों को याद ही हो चुका होगा कि सेल साइकिल का दोनों पार्ट्स होते हैं, नॉन डिवाइडिंग और इंटरफेस। Second one is division phase or M phase. Non-dividing phases are further subdivided into G1, S and G2. G1 का ही एक extended part होगा जो कि G0 होंगे। Dividing phases और M phases का दोनों part होंगे, एक होगा माइटोसिस, दूसरा होगा मियोसिस। तो ये डिवाइडिंग फेज और एम फेज क्यों दोनों कैटेगरीज में डिवाइडेड है? क्योंकि एक को दिखने को मिलते हैं सोमैटिक सेल के अंदर और दूसरे को मिलते हैं गैमेटिक सेल या जर्म सेल के अंदर। और दोनों ही टाइप का डिवीजन फेज क्या शो करते हैं? दोनों ही टाइप का डिवीजन फेज कैरियोकाइनेसिस जो कि न्यूक्लियर ब्रेकडाउन है या न्यूक्लियर डिवीजन है, एंड साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोगों का फोकसिंग एरिया कौन सा होगा? यहाँ पे हम लोगों का फोकसिंग एरिया होगा ये मियोसिस वाला पार्ट। जो पिछले क्लास था यानी कि माइटोसिस का पार्ट था, वहां पे हम लोग क्या देखे थे? माइटोसिस का दोनों सब डिविजन्स होता था, एक होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और टेलोफेज का बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा? टेलोफेज के बाद स्टार्ट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट आज का जो मेन पार्ट है या मेजर पार्ट है मियोटिक, वहां पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। मियोसिस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द रिडक्शनल डिवीजन, जो कि दोनों क्रोमोसोम, सपोज समझिए कि एक पेरेंटल क्रोमोसोम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेरेंटल क्रोमोसोम कितना होता है? 2n नंबर।
यहां से हम लोग बनाना चाहते हैं गैमेटिक क्रोमोसोम। तो ये 2n से ये क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे स्विच कर जाएगा। पहले ये था 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके बाद अचानक से ये हो गया n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब इसका जो नंबर था वो नंबर घट चुका है। ये जो रिडक्शन हो रहा है या घट रहा है, इसी डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मियोटिक डिवीजन में। तो why it is reductional division, इसको क्यों reductional division माना जाता है? The number of chromosome become half in the daughter nuclei as compared to the parental nuclei, जो कि parental nuclei पे जितना भी क्रोमोसोम नंबर थी उससे आधा हो जाएगा, इसीलिए इसको reductional division माना जाता है। The term meiosis was given by Farmer and Moore in 1905. दोनों साइंटिस्ट थे, एक का नाम था फार्मर और दूसरे का नाम था मूर। ये दोनों ने मिलके ये टर्म मियोसिस का डिस्कवरी किए थे। मियोसिस दोनों सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। एक होते हैं मियोटिक 1 जो कि ट्रू रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, और सेकंड होते हैं मियोटिक 2 जो कि इक्वेशनल डिवीजन या ये सिमिलर होते हैं माइटोटिक डिवीजन के साथ। और इन दोनों के बीच में जो पीरियड प्रेजेंट होते हैं उसको इंटरकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। द पीरियड बिटवीन दिस टू डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस मियोटिक 1 और मियोटिक 2 दोनों के बीच का एक फेज है। During this period, cytokinesis may occur, but DNA does not replicate. ये जो पीरियड चलते हैं तब साइटोकाइनेसिस तो होता है। मियोटिक 1 के बाद भी एक साइटोकाइनेसिस होते हैं और मियोटिक 2 के बाद भी साइटोकाइनेसिस दिखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। याद कीजिए, अगर डीएनए का रेप्लिकेशन होता तो क्या होता, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते। रेप्लिकेशन तो यही बताते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2n से n को बना रहे हैं। तो कैसे इसको फिर से डबल करेंगे, उससे जाके हाफ करेंगे, तो हम लोगों का तो कोई फायदा ही नहीं बनेगा। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेशन परफॉर्म ही होने ना दे, उसको ही स्टॉप कर दे। तो इसलिए इसी फेज में कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन दिखने को नहीं मिलेगी। देखिए, अभी जो स्लाइड में आप लोगों के लिए लेके आई हूं, ये पूरा कंसेप्ट क्लियरिंग स्लाइड है। पहले मैं इससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूंगी, उसके बाद मैं इसका डिटेल पोर्शन पे स्विच करूंगी। जो कि पिछले स्लाइड थी उसमें आप लोग क्या देख के आए थे कि मियोटिक डिवीजन का दोनों पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं मियोसिस 1 और दूसरे होते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं और मियोटिक 2 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन या जो कि माइटोसिस का इक्विवेलेंट स्टेज के हिसाब से मानी जाती है। तो एक एक स्टेज को पहले हम लोग यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल्स पोर्शन पे स्विच करेंगे। देखिए, अगर मैं आप लोगों को पहले मियोटिक 1 के बारे में बताती हूं, ये मियोटिक 1 कितने सब फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। ये मियोटिक 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, ये चारों सब डिविजन्स में डिवाइड होते हैं। और प्रोफेज 1 का भी और भी सब टाइप्स दिखने को मिलते हैं, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। तो ये सारे पोर्शंस को लेके बनते हैं हम लोगों का ये रिडक्शनल डिवीजन या हाफ डिवीजन। तो पहले हम लोग कंसेप्ट इसके ऊपर बेस करके क्लियर करेंगे। जैसे कि मियोटिक डिवीजन का फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज 1, उसके अंदर सबसे पहले आते हैं लेप्टोटिन। तो देखिए, इधर लेप्टोटिन का डायग्राम आप लोगों के लिए लेके आ गई मैं। क्या बता रहा है ये लेप्टोटिन, क्या होता है ये लेप्टोटिन। लेप्टोटिन एक स्लेंडर बैंड की तरह क्रोमोसोम को शो करते हैं, इसीलिए इस स्टेज का नाम लेप्टोटिन माना जाता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, धीरे धीरे शॉर्टेन हो जाते हैं
और बहुत अच्छे से विजिबल हो जाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से इसको देख पाते हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट अभी भी प्रॉपर नहीं है। ये इरेग्युलरली अरेंज्ड कंडीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बोकेट स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जितना भी क्रोमोसोम्स है सारे बीडेड स्ट्रक्चर्स में दिखने को मिलते हैं, जो कि बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग के साथ आप लोग सिमिलर मान के चल सकते हैं। ये गया लेप्टोटीन का जितना भी पोर्शन था। अभी ये स्विच कहां पे कर जाएगा? लेप्टोटीन चेंज होके चला गया है जाइगोटीन में। जाइगोटीन पे क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जितना भी क्रोमोसोम्स अभी इरेग्युलरली अरेंज था वो सारे एक दूसरे के साथ पेयरिंग करने में लग गया है। यहाँ पे किसका पेयरिंग हो रहा है? यहाँ पे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग हो रही है। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? एक आते हैं मेल पेरेंट्स से, दूसरे क्रोमोसोम आते हैं फीमेल पेरेंट्स में। ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ मिलके पेयरिंग बना लेता है। इसी पेयरिंग का जो सिचुएशन है ये हम लोग जाइगोटिन स्टेज पे देख सकते हैं। कैसे पेयरिंग होते हैं? एक साइनेप्सिस फॉर्म होते हैं और ये दोनों मिलके एक बाइवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जहां पे चारों क्रोमैटिड और दोनों सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। और ये साइनेप्सिस कैसे फॉर्म होते हैं? यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट है या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या कुछ भी प्रेजेंट है, जो कि इन दोनों का साइनेप्सिस फॉर्म करने पे मदद करता है। अभी जाइगोटिन चेंज हो जाएगा किसमें? पैकाइटिन स्टेज में। ये देखिए, ये आ गया पैकाइटिन स्टेज, जहां पे बैंड्स को बहुत थिक बैंड्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और एक स्पेशलिटी है इस पैकाइटिन स्टेज में, ये प्रोफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ प्रोफेज, ये प्रोफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज से जाना जाता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे बाइवैलेंट स्ट्रक्चर जो कि जाइगोटिन में प्रेजेंट था, वो सारे के सारे बाइवैलेंट स्ट्रक्चर ऐसा टेट्राड फॉर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट परफॉर्म्ड होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं इधर पे दिखाई हूं आप लोगों को। देखिए, ये एक टेट्राड स्ट्रक्चर है और ये पोर्शन है इसका साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा? अभी पैकाइटिन स्टेज के बाद अगर डिप्लोटिन पे जाएगा तो वहां पे इस पोर्शन का स्ट्रैंड का एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब पैकाइटिन में इसका रिकॉम्बिनेशन परफॉर्म्ड हो जाता है। और रिकॉम्बिनेशन कैसे परफॉर्म्ड होते हैं? वाया क्रॉसिंग ओवर ये चीज परफॉर्म्ड हो जाते हैं। अभी पैकाइटिन तो कंप्लीट हो चुका। पैकाइटिन के बाद ये सारे के सारे एंटर कहाँ कर जाएगा? ये सारे के सारे डिप्लॉटिन स्टेज पे एंटर कर जाएगा। डिप्लॉटिन स्टेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जिसको बताया जाता है कायास्माटा फॉर्मेशन, जो कि एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ पे जब स्ट्रैंड का एक्सचेंज हो रहा है तो ये पोर्शन एक्स की तरह दिख रहा है। सेम हिसाब से इसको भी देखिए, इसको भी एक्स की तरह दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बताया जाता है कायास्माटा फॉर्मेशन। ये कायास्माटा फॉर्मेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को रिमूव करना चाहता है, क्योंकि उसका स्ट्रैंड अभी तो एक्सचेंज हो गया है। अभी एक दूसरे के साथ ऐसे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना के रखने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर होगा कि कायास्माटा फॉर्म हो और एक दूसरे को सेपरेट कर जाए, जो सेपरेशन हम लोग डायाकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं? जो कि टर्मिनल वाला पोर्शन है, सिर्फ उसी टर्मिनल पोर्शन पे कायास्माटा प्रेजेंट है और बाकी सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ से
अलग होना स्टार्ट कर दिया है या अलग हो चुका है। ये तो गया पांचों डिफरेंट स्टेप्स जो कि प्रोफेस वन पे आता था। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोफेस का 5 डिफरेंट सब फेजेस होते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। तो अभी ये कंप्लीट क्या कर चुका है, अभी मेरा सेल कंप्लीट कर चुका है प्रोफेज वन। तो ये एंटर कहाँ कर गई, ये एंटर कर गई मेटाफेज वन में। देखिए, मेटाफेज वन पे एक चीज तो कॉमन होनी ही होनी है, क्या, कि क्रोमोसोम का मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंजमेंट होना। तो ये तो हम लोग माइटोसिस के टाइम पे भी पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम अरेंज हो रही है। ये दोनों एक पेयर है, ये दोनों क्रोमोसोम एक पेयर है, मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो रहा है, सिंगल क्रोमोसोम नहीं, पेयर्ड क्रोमोसोम। ये इसका खासियत है। अभी मेटाफिस क्या करेगा, मेटाफिस चेंज हो जाएगा एनाफिस में, राइट। एनाफिस में अगर मूव करेगा तो एनाफिस में क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज होगा। जो भी मेटाफिस में ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गई थी, वो सारे के सारे एनाफिस के टाइम पे अलग हो रहा है, दोनों पोल की तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है। ये एनाफिस का खासियत है। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बताते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिसजंक्शन बताते हैं, डिसजंक्शन बताते हैं। अभी एनाफिस कंप्लीट कर चुका है सेल, अभी वो कहाँ पे एंटर करेगा, अभी वो एंटर कर गया टेलोफेज में। लेकिन टेलोफेज में भी हम लोग कैसे क्रोमोसोम्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स को देख पा रहे हैं। किस टाइप का क्रोमोसोम को देख पा रहे हैं, हम लोग बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स को देख पा रहे हैं, क्रोमोसोम्स, राइट। बाईवैलेंट है ये सब स्ट्रक्चर। अभी यहां तक तो टेलोफेज हो गया, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होंगे और मेरा दोनों सेल ये बीच से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर या ट्रू रिडक्शनल डिवीजन था वो तो परफॉर्म हो चुका है। अभी ये कहाँ पे एंटर करेगा, अभी ये मियोटिक डिवीजन 2 की तरफ एंटर करेगा, जो कि मियोटिक डिवीजन 2 को हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बता रहे हैं। जो भी सेल मियोटिक 1 का टेलोफेज कंप्लीट करके आ चुका होगा, अभी वो किस टाइप का है, अभी वो बाईवैलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्रेजेंट है। तो ये बाईवैलेंट स्ट्रक्चर सेम वे पे और भी अच्छे से कॉइल करेगा और प्रोफेज 2 बना गया। प्रोफेज 2 के बाद अब वो कहाँ पे एंटर करेगा, वो मेटाफेज 2 पे एंटर करेगा। लेकिन देखिए, ये जो मेटाफेज 2 है, ये पूरा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस की तरह है कि नहीं। यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमोसोम ही तो है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि माइटोसिस में हम लोग ज्यादातर रिकॉम्बिनेशंस नहीं देख पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग रिकॉम्बिनेशंस को भी देख पा रहे हैं मेटाफेज 2 मियोटिक डिवीजन 2 के अंदर। अभी सेल क्या करेगा, अभी वो एनाफिस पे एंटर करेगा। अगर एनाफिस पे एंटर करेगा तो वहां पे देखिए सिंगल सिंगल क्रोमाटिड से एंटर कर रहा है, कहीं पे भी बाईवैलेंट स्ट्रक्चर तो ऐसा मूव नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये टेलोफेज स्ट्रक्चर पे एंटर कर जाएगा। अगर टेलोफेज में एंटर कर गया तो ही देखिए मेरा फाइनल सिंगल सिंगल क्रोमाटिड का फॉर्मेशन हो गया। ये कंप्लीट कर चुका है मेरा टेलोफेज 2। होप कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आप लोगों को एक स्टेप्स ऑफ मियोसिस के हिसाब से एक सिंगल स्टेप से समझाने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा एक सेल है जिसको मैं बता रही हूँ, ये डिप्लॉयड जाइगोटिक सेल है, जो कि 2n के हिसाब से मैं जान रही हूँ। ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि एक मैटरनल क्रोमोसोम से आ रहा है और दूसरा पैटर्नल क्रोमोसोम से आ रहा है। ये दोनों क्या करेगा, जब जाइगोट फॉर्म करेगा तो 2n बन चुका है।
अभी हम लोग क्या देखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। कहाँ पे हो रहा था होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, याद कीजिए, जाइगोटिन पे हो रहा था। तो अभी ये क्रोमोसोम पेयर कर चुका है। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो उसको रिडक्शनल डिवीजन हम जानते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन से एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम चला गया, दूसरे सेल के अंदर दूसरा क्रोमोसोम चला गया। फिर अगर हम सेकेंड मियोटिक डिवीजन देखेंगे तो उन सारे सेल्स में एक एक करके हम लोगों का क्रोमाटिड दिखने को मिलेगा। मतलब ये क्या हुआ, पहले डिवीजन पे रिडक्शनल डिवीजन और दूसरे में हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2n4c ऐसे हिसाब से कुछ कुछ लिख रखी हूँ। ये क्या है, n है नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम और c है नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, या इसको आप नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स भी बता सकते हो। तो पहले देखिए, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो गया था तब मेरे पास सिचुएशन क्या थी, मेरे पास डिप्लॉयड कंडीशन थी और क्रोमाटिड का नंबर या डीएनए का स्ट्रैंड कितना था, 4 था। देखिए 1 2 3 4, हिसाब तो बराबर हो रहा है ना। अभी क्या देखेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो रहा है, दोनों सेल पे क्रोमोसोम्स का इक्वल बंटवारा हो चुका है। कैसे बंटवारा हो रहा है कि 2n था, 2n हाफ इसको n दे रहा है, हाफ इसको n दे रहा है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो था वो हैप्लॉइड हो चुकी है। और अभी इस सेल पे देखिए, इसमें क्रोमाटिड का नंबर है 2 और इसमें भी क्रोमाटिड का नंबर है 2। इसको हम 2c के नाम से जान सकते हैं, इसलिए n2c ऐसा डिवीजन हो गया। अभी आते हैं इसका डिवीजन करने के लिए, जिसको हम कहाँ पे देखेंगे, जिसको हम सेकेंड मियोटिक डिवीजन या जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तब क्या होगा, ये क्रोमाटिड एक सेल के पास गया, ये क्रोमाटिड दूसरे सेल के पास गया, ये क्रोमाटिड इसी सेल के पास गई और ये क्रोमाटिड भी इसी सेल के पास गई। मतलब हर एक में डिवीजन हो चुका है। लेकिन किस चीज का डिवीजन हो रहा है, क्रोमाटिड का डिवीजन हो रहा है। अभी शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2n जब मेरे पास थी तब ये n हो गया, लेकिन n क्यों n/2 नहीं हो रहा। अगर n/2 हो जाता तो उसको भी तो हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते, लेकिन ये तो नहीं होता। कौन डिवाइड करता सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे, क्रोमाटिड का नंबर डिवीजन होता है, जेनेटिक मटेरियल हाफ होते हैं। पहले क्रोमोसोम हाफ हो गया, अभी क्रोमाटिड हाफ होने का उसका जरूरत है सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, या जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, राइट। इसी के हिसाब से शायद आप लोगों को पूरा ये स्टेप्स अच्छे से समझ आ गया होगा और उसके साथ साथ पूरा मियोटिक डिवीजन भी आप लोगों के लिए क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है वहां से हम लोग डिटेल स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही आ चुका है कि मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 को हम लोग क्या बताते हैं, दिस डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोटाइपिक और ट्रू रिडक्शनल डिवीजन, जो कि अभी हम लोग देख के आए हैं कि इसको हम क्या बता रहे हैं, ये हेटेरोटाइपिक है या ट्रू रिडक्शनल डिवीजन है। जहां पे कैरियोकाइनेसिस इन मियोटिक 1 इंड्यूसेस फॉलोइंग सब स्टेजेस, जो भी ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 का और भी 5 सबटाइप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। तो अभी देख लेते हैं कि प्रोफेज 1 वो क्या बता रहा है। प्रोफेज 1, it is the longest phase of meiosis and requires 90% of total time required for entire meiosis. टोटल जितना भी meiosis होता है उसका 90% ले लेता है कौन, उसका 90% ले लेता है प्रोफेज। It is further divided into following stages. क्या क्या स्टेजेस है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस। एकदम से याद कर लीजिए। हाँ, देखिए ये सारे डायग्राम्स जो कि मैं पहले ही स्लाइड पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अभी हम लोग स्विच करेंगे इसका डिटेल पार्ट में। लेप्टोटिन और लेप्टोनीमा, ये एक ग्रीक वर्ड है जहां पे लेप्टोस का मतलब है स्लेंडर और टीनिया या बैंड और नीम ईरानी थ्रेड।
इसका मतलब क्रोमोसोम का अपीयरेंस कैसा होगा, स्लेंडर बैंड की तरह या स्लेंडर थ्रेड की तरह। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स का कैसा स्ट्रक्चर होगा, कुछ बीडेड स्ट्रक्चर होगा, यह क्रोमोसोम्स बहुत अच्छे से प्रोमिनेंटली दिखने को मिलेंगे। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम शॉर्टन एंड बिकम विजिबल एज सिंगल स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। These chromosomes may be irregularly arranged or polarized toward the centriole, forming a bouquet. तो ये सेंट्रियोल की तरफ ऐसे टाइप का अरेंजमेंट शो करेगा जैसे कि बोकेट स्टेज की तरह हम लोगों को दिखेगा। द क्रोमोसोम एट दिस स्टेज appear as beaded structure, याद कीजिए क्या बताए थे, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल की तरह दिखेगा। During leptotin, the cytoplasm has many polyribosomes, but endoplasmic vesicles are few. जब लेप्टोटिन साइकिल चलेगी तब साइटोप्लाज्म में पॉलीराइबोसोम्स बहुत सारे दिखने को मिलेगी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक वेसिकल्स बहुत कम दिखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जाइगोटिन या जाइगोनिमा, यह इसका मतलब क्या है, योक बैंड है इसका मतलब, जहां पे याद कीजिए क्या बताया गया था, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, this pairing is called synapses and resulted into a complex bivalent structure. तो एक क्रोमोसोम दूसरे के साथ क्या करेगा, पेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर किस दोनों के बीच होते हैं या किन दोनों के बीच होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होंगे। Each pair of bivalent is the association of 4 chromatids and 2 centromere. इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा इसे क्या बताया जाएगा, ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर होगा जहां पे 4 क्रोमाटिड्स होंगे और 2 सेंट्रोमियर होंगे। One chromosomes of the pair comes from the male parent and another from the female parent. याद कीजिए पहले स्लाइड में ही आप लोगों को बताया गया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है। The members of the pair are homologous, क्योंकि दोनों अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का फंक्शन सेम होगा और जेनेटिक अरेंजमेंट भी सेम होंगे। जैसे कि फोर्थ पॉइंट, दे हैव सेम लेंथ, देयर सेंट्रोमियर आर इन द सेम पोजीशन एंड दे यूजुअली हैव द सेम नंबर ऑफ जीन्स अरेंज इन द सेम ऑर्डर। इसीलिए इन दोनों को होमोलोगस माना जाता है। Chromosomal synapses is supported by structure called synaptonymal complex. जब ये साइनेप्स फॉर्म होगा तो वहां पे एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे जिसको साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स बताया जाता है। ये क्या करता है, ये स्टेबिलाइज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का बाइवेलेंट स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करते हैं। द बाइवेलेंट शॉर्टन एंड थिकन, ये बाइवेलेंट धीरे धीरे छोटा हो जाता है और थिकन हो जाता है, पार्टली बाय कॉइलिंग, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होता है, कॉइलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ईच क्रोमोसोम एंड इट्स सेंट्रोमियर कैन नाउ सीन क्लियरली, ये अभी बहुत अच्छे से दिखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं पकाइटिन और पकाइनिमा में। पकाइटिन में याद कीजिए क्या था, थिक बैंड ऑफ क्रोमोसोम्स दिखने को मिलते थे, क्योंकि वहां पे हम लोग साइनेप्सिस देखने को मिलेगा जहां पे क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म्ड होगा। देखिए, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज कितना टाइम लेता था मियोटिक डिवीजन में, वो लगभग 90% ले लेता था। तो यहाँ पे प्रोफेज 1 के भी अंदर सबसे ज्यादा टाइम कौन लेते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं पकाइटिन और पकाइनिमा। तो ये क्या कैसे स्टार्ट होते हैं, ये स्टेज कैसे स्टार्ट होती है, बिगिन व्हेन साइनेप्सिस इज कंप्लीटेड, जब साइनेप्सिस कंप्लीट हो चुका होगा तभी ये स्टार्ट होगा। It is characterized by the appearance of recombination nodule, which is dense area present over the bivalent. Bivalent क्रोमोसोम के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा जहां पे रिकॉम्बिनेशन का नोड्यूल फॉर्म होगा। At this stage, bivalent chromosome appear as tetrad. इसी स्टेज में क्या होगा, bivalent chromosome tetrad फॉर्म कर देगा। Non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange segment between themselves. जो भी non-sister chromatid, क्यों ये non-sister क्यों है, क्योंकि ये तो homologous है, non-sister ही तो होंगे ये। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्ट्रैंड को एक्सचेंज करते हैं और इसी स्ट्रैंड एक्सचेंज का मैकेनिज्म्स को क्रॉसिंग ओवर बताया जाता है। दिस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट आ जाते हैं डिप्लोटिन और डिप्लोनिमा। The beginning of this stage is marked by chiasma formation. याद कीजिए, X like structure या X
shaped structure. The chiasma is formed as the result of dissolution of synaptonymal complex. ये chiasma कैसे formed होते हैं? Synaptonymal complex अगर एक दूसरे से छोड़ के चला जाएगा या जाने की कोशिश करेगा तो उसको dissolution बताया जाएगा. तो synaptonymal complex अगर dissolute हो गए तो वो chiasma form करेगा. Due to this dissolution, similar chromosomal parts begin to repel each other except in the region called crossing over. तो क्रॉसिंग ओवर के एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया पे एक दूसरे को रिपेल करेगा कि अभी मेरा काम हो चुका है, अभी तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लेती हूँ. द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर एक्वर एक्स शेप. ये कायस्मा किस स्ट्रक्चर होते हैं? एक्स शेपेड स्ट्रक्चर होते हैं. Chiasmatic formation is necessary for the separation of homologous chromosomes which have undergone crossing over. ये chiasmata क्या करते हैं? homologous chromosomes को separate करते हैं और crossing over perform कर लेते हैं. नेक्स्ट किसमें मूव करेंगे? डायकाइनेसिस. याद कीजिए मैं बताई थी कि टर्मिनल पार्ट को छोड़ के हर एक जगह पे एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम को छोड़ देगा. देखिए सिर्फ ये टर्मिनल पोर्शन एक दूसरे के साथ लगी हुई है, बाकी पोर्शन पूरा एक दूसरे को छोड़ के आगे की तरफ निकल रहा है. तो इसी को हम बताएंगे डायकाइनेसिस. दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, दैट इज कायस्माटा शिफ्ट्स टुवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ द क्रोमोसोम. एकदम से ये कहां पे चल गया? टर्मिनल पोर्शन पे चल गया. इट ऑकर्स ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ रिपल्शन बिटवीन द सिमिलर पोर्शन कॉजिंग कायस्माटा टू डिस्प्लेस अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम. तो कायस्माटा क्या करते हैं? अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं. द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स कंप्लीटली. तो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर कर जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीटली ब्रेक कर जाता है. अलॉन्ग विथ ऑल दिस फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल बिगिंस. अभी क्या स्टार्ट होते हैं? अभी स्पिंडल फाइबर का डुप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि अभी ये क्या चीज को फॉलो करेगा? अभी ये मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 ये सारी चीज को फॉलो करेगा. तो उसी चीज को फॉलो करने के लिए उसका सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है ना. स्पिंडल फाइबर को फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है. तो ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेटाफेज 1 की तरफ. मेटाफेज 1 पे क्या याद करने वाली बात है? क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड क्रोमोसोम अरेंज होते हैं. देखिए पेयर्ड क्रोमोसोम, ये एक पेयर्ड क्रोमोसोम अरेंज होते हैं. तो क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन मेटाफेजिक प्लेट, वो तो होना ही है. और उसके साथ हम क्या देखेंगे? पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड एट मेटाफेजिक प्लेट. देखिए यहाँ पे ये एक पेयर्ड एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों पेयर्ड है, मतलब टेट्राड फॉर्म करके बैठी हुई है. और यहाँ पे ये दोनों मिलके मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो चुका है. नेक्स्ट आते हैं एनाफेज 1 पे, जहां पे क्या देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर पुल होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल. जो भी पेयर्ड क्रोमोसोम अभी इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज थी, उसी पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर पाएंगे. तो इधर देखिए टुवर्ड द ऑपोजिट पोल ये सब कुछ मूव होना स्टार्ट कर रहा है. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज टर्म्ड एज डिसजंक्शन. ये सेपरेशन का प्रोसेस को हम लोग डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं. इट इज द स्टेज इन विच क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ. इसी स्टेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है. और उसमें फाइनल कौन दस्तक करेगा? उसमें फाइनल दस्तक देगा टेलोफेज 1, जो भी एकदम प्रॉपर से दिखा देगा कि हाँ दोनों क्रोमोसोम मेरा ऑपोजिट पोल पे चला गया होगा. The chromatids reach the poles of the cell. Here presence of a bivalent chromosome which usually remain coiled now onwards. In animals and some plants, the chromatids usually uncoil and the nuclear envelope reforms at each pole. तो अभी क्या हो गया? इसमें न्यूक्लियर एनवेलप का भी फॉर्म हो गया और ये फॉलो करेगा अभी साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को, मतलब अभी इन दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया होगा. नेक्स्ट अभी हम लोग स्विच कर रहे हैं मियोसिस 2 में. मियोसिस 1 जो कि ट्रू रिडक्शनल डिवीजन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अभी मियोसिस 2 जिसको होमोटाइपिक और इक्वेशनल डिवीजन भी बताया जाता है. दिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड होमोटाइपिक और इक्वेशनल डिवीजन एज इट एग्जैक्टली रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह रिजेंबल करता है. द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इंटरफेस इज नॉट सीन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2.
इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन। याद कीजिए, आप लोगों को बताया गया था कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में अगर एक सेल साइकिल स्टार्ट कर रही है तो पहले वो क्या कंप्लीट करेगा, इंटरफेस कंप्लीट करेगा। इंटरफेस में क्या कितना कितना फेजेस है, इंटरफेस के अंदर G1, S, G2 ये तीनों फेजेस पाए जाते हैं। अगर एक बार ये तीनों फेजेस ये कंप्लीट कर गया होगा तो मियोटिक 1 पे वो एंटर कर गई होगी, डिवीजन फेज पे वो एंटर कर गई होगी, और मियोटिक 1 और मियोटिक 2 के बीच का जो फेज है या बीच का जो गैप है उसे हम इंटरकाइनेसिस या इंट्रामियोटिक इंटरफेस बताते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, क्योंकि मुझे रिडक्शन करना है, क्रोमोसोम नंबर को रिडक्शन करनी है, क्योंकि गैमेट फॉर्म करनी है हमें। इसीलिए क्या होगा, इन दोनों के बीच कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, किसी भी स्टेप में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं परफॉर्म होंगी। अभी देख लेते हैं कि meiosis 2 leads to the separation of chromatid of a chromosome through their centromere। अभी कैसे इसका क्रोमाटिड का सेपरेशन होगा, सेंट्रोमियर के हेल्प से सेपरेशन होगा। और मियोटिक 2 का अगर सब फेजेस देखेंगे तो वो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 होंगे। एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि प्रोफेज 2 पे क्या हो रहा है। ये जितना भी क्रोमोसोम्स था सब थोड़ा ज्यादा कॉइलिंग फॉर्म में दिखने को मिल रहा है। अभी मेटाफेज 2 पे जाके ये सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो रहा है। देखिए सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, अभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि पेयर्ड क्रोमोसोम आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पेयर्ड क्रोमाटिड देख रहे हैं, मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम हम लोग देख रहे हैं। तो अभी क्या होगा, एनाफेज पे जाके यही जो पेयर्ड क्रोमाटिड थी वो क्रोमाटिड दोनों पोल पे अलग हो गए, और टेलोफेज में उसमें फाइनल क्या हो गया, सिंगल सिंगल क्रोमाटिड वो फिर से अनकॉइल होके यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आ चुका है और वो दोनों सेपरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। तो ये देखिए, ये जितना भी स्ट्रक्चर है सारे के सारे सिमिलर विद द माइटोसिस। सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ पे है, रिकॉम्बिनेशन वाला पोर्शन पे सिर्फ एक्सेप्शन है। तो अभी देखिए, मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ द मियोसिस। याद कीजिए ये डायग्राम पे, याद है ना कि एक से स्टार्ट किए थे, लास्ट पे क्या होगा, मियोटिक 2 के एंड पे क्या होगा, चारों डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे और चारों के पास सिंगल सिंगल क्रोमाटिड प्रेजेंट होगा। होप कि इतना तक आप सभी लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस पे। अगर टेलोफेज कंप्लीट हो गया होगा तो उसके बाद कौन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, ये एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है जो कि व्हाइटमैन ने 1887 पे इस टर्म को कॉइंड किए थे। After karyokinesis, cell divides itself into 2 daughter cell by cytokinesis and cell division gets completed। टेलोफेज अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसके बीचों बीच से एक कट होगा या एक कंस्ट्रिक्शन होगा, वो कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और दोनों सेल को सेपरेट कर देगा, जिसी को हम क्या बताते हैं, साइटोकाइनेसिस बताते हैं। ये साइटोकाइनेसिस का और भी थोड़ा डिटेल्स हो सकता है जो कि मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे ये मियोसिस टॉपिक को पूरा क्लियरली। क्यों इसका पहला जो डिवीजन है यानी कि मियोसिस 1 उसको रिडक्शनल डिवीजन बताया जाता है, क्यों ये मियोटिक 2 को इक्वेशनल डिवीजन बताया जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे साथ बायोलॉजी विद शुचिता के टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। होप कि इतना तक आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो और आप लोग कंप्लीटली अंडरस्टैंड करे होंगे। तो थैंक यू।